जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट जुलाई 2025 के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, चारों वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 1 और 2 भी मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 रहने वाला है। जो भी लोग भाई चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आप लोग के साथ पीडीएफ शेयर की जाती है, करंट अफेयर प्रोवाइड आप लोगों को करा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूज जो आती है वो शेयर की जाती है। सभी वीडियोस का लिंक आप लोगों को वहां पर मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कंटेंट प्लस आप लोगों का एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो मिलेगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज को भी यहां पर शामिल किया गया है। तो पीवाईक्यूज की आपकी टेंशन खत्म कि पीवाईक्यूज का रिवीजन कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगी। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ईवीएस में प्रॉमिस करता हूं 30 में से 30 में आपको दिलाकर रहूंगा। एक भी क्वेश्चन आपको मैं बाहर नहीं जाने दूं, चाहे वो कंटेंट का हो या आपका पेडागोजी का हो। कंटेंट में एनसीईआरटी ईवीएस करा चुका हूं। अब 2 साल से थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के साइंस से पूछे जाते हैं। इस पर भी मैंने एक पीडीएफ तैयार कर लिया है। अप्रोक्स 20 तारीख के आसपास आप लोगों को वो पीडीएफ भी वो वीडियो में पूरा करा दूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 24 ग्राम पर ml घनत्व 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हम द्रव्यमान पूछा, डायरेक्ट द्रव्यमान का फॉर्मूला लगा देंगे। द्रव्यमान बराबर आपको पता है भाई क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन आप लोगों का हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान बटन अपॉन आयतन होता है। डी बराबर एम अपॉन ए होता है, वो वी होता है। घनत्व अपॉन डी, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, डी अपॉन एम वी, डेंसिटी मास वॉल्यूम, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों से द्रव्यमान पूछा है, यानी कि एम पूछा गया है। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो डी है 24 ग्राम, डी है 24 और आपका यहां पर वॉल्यूम है 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। 144 ग्राम आ जाएगा 144 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं। चिपचिपे और स्टिकी हो जाते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था भाई एनसीईआरटी क्लास 4 में क्वेश्चन दे रखा है कंटेंट जब मैं करा रहा था भाई सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, जब ये करा रहा था तो मैंने वहां बताया था, पूरी लाइन ये थी, मुझे अभी तक स्टेटमेंट को याद है कि बिहू त्योहार असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने माघ महीने में मनाया जाता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 14-15 जनवरी को होता है। प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है 10वें महीने की माघ माह में। फर्स्ट डे जो होता है उसको उरुका कहते हैं, प्रथमा तिथि को उरुका कहते हैं, जिसमें चावल की डिश बनाई जाती है, बोरा चावल पकाए जाते हैं जो पकने के बाद स्टिकी हो जाते हैं। तो असम के बारे में दे रखा था, तो बोरा चावल की किस्म है जो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। अगर भाई नोट्स लेना चाहते हैं आप सीटेट के लिए तो आप 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज मिलेंगे। पीवाईक्यूज के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर 20 मिल जाएंगे और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर 99 रुपीज में। दोनों पेपरों के लेना चाहेंगे प्रैक्टिस सेट नोट्स पीवाईक्यू तो 149 में यहाँ पर आप लोग के लिए अवेलेबल होगा। इतने में भाई आप जानते हैं एक बुक भी आपको नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस सेट 500 रुपए का आता है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, आपको वो बताने हैं कि भाई इन पर विचार करना है, ठीक है। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। जब मैं पढ़ा रहा था आपको एनसीईआरटी तो मैंने वहां आपको बताया था भाई कि झारखंड में की भाषा क्या है। सबसे पहले झारखंड की भाषा क्या है,
कुड़ुक वहां के जनजाति या आदिवासियों की भाषा है और उस भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरंग। उस भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2, झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करते किस परिवार को कृषि कितनी मिलेगी। ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन 3, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे। सब कुछ इसमें सही है, बट एक डाटा की वजह से ऑप्शन गलत हो जाता है। 15 वर्षों से नहीं, ये है 25 वर्षों से। जो 25 वर्षों से रह रहे हैं भाई, उनको अधिकार दिलाता है, ना कि 15 वर्षों से। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और डी ऑप्शन गलत है, सॉरी सही है। ए और डी सही है, तो वही करेक्ट आंसर बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 3 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि ए और डी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कथन को गलत चिन्हित कीजिए। जो गलत दे रखा है आपको वही बताना है, बाकी के ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। आजकल भाई नेगेटिव ऑप्शन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में पॉजिटिव आंसर को टिक कर देते हैं, देन भाई गलत हो जाता है उनका। ठीक है, तो जो गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन में बात करें हम लोग, दे च्यू अप देयर प्रे, यानी कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, सांपों के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भाई वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि निगल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। जो गलत था वही बताना था। इट मींस ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। फिर भी वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। वे अपने भोजन या शिकार को निगल जाते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये बिल्कुल भी सच है। 2 उसके खोखले दांत होते हैं जिनसे डसते ही जहर इंसान के अंदर चला जाता है। और सांपों के जहर की वाली दवा आती है सीरम, ये दवा आती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहर से ही दवा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा उपयोग होगी। साउंड एनर्जी नहीं, प्रकाश एनर्जी जी नहीं, केमिकल एनर्जी जी नहीं, मस्कुलर एनर्जी होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई, ठीक है, मैचिंग है तभी ठीक नहीं भाई, थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। ए और बी को मैच करना, ठीक है। जीरा मैच करेगा छोटा परंतु खुशबूदार, यानी ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें, यानी बी और डी ऑप्शन कट गया। बी और डी ऑप्शन कट गया। केसर पीले रंग का भाई, यानी बी का थर्ड इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट बन गया। ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैच कर लेते हैं। मिर्च दक्षिण अफ्रीका से आई थी। लौंग कील की तरह दिखाई देती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कील की तरह दिखाई देती है, आप लोग अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। जब ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई। प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश मिलता है पर ध्वनि ऊर्जा नहीं मिलती। केवल प्रकाश ऊर्जा मिलती है, देख लेते हैं। हीट मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है, सही है। यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलती, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है भाई। बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी, हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एंड लाइट एनर्जी जो है क्वेश्चन 7 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा पूछ लिया जाता है, ब्रॉन्ज के बारे में पूछा जाता है, कांसा किसे पिघलाकर बनाया जाता है। तो टिन एंड जिंक एंड टिन एंड कॉपर एंड जिंक एंड एल्युमिनियम एंड जिंक, ठीक है। तो ये बनाया जाता है भाई ब्रॉन्ज, कांसा जो है टिन एंड कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, ध्यान से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन 9, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां है। तो गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है भाई, ये पड़ता है दक्षिण उत्तर पूर्व इसमें है, इसमें उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, ये तो नहीं बनेगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश है दक्षिण पूर्व, यानी ये बन गया। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। 9 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा भाई। वीडियो पसंद ना तो लाइक एंड शेयर करते चलिएगा भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना भाई। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के मिलते रहेंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश तो इनमें से कोई है नहीं, सभी के सभी राज्य दे रखे हैं। तो द कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऑफ बे बंगाल इस क्या हो जाएगा,
तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा और केरल। क्या हो जाएगा भाई? ओडिशा हो जाएगा, है ना? बी सही है, बी सही है। चलो भाई, क्वेश्चन 11 पर आने से पहले भाई जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक पर करके क्लिक करके भाई आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी आप लोग कर सकते हो, और इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट की कंप्लीट नोट्स ले पाओगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले पाओगे। यहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट 20 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में, और दोनों के लेना चाहो पेपर 1 पेपर 2 के लिए तो 149 में ये सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाला भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आता तो लाइक एंड शेयर कर दो, बेल आइकन दबा देना भाई जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाथियों की चैप्टर से क्वेश्चन है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। हाथियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, उसी के स्टेटमेंट दे रखे हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट है वो पढ़ लीजिए। हाथियों के बारे में मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। हाथियों के बारे में एक बार फिर कहानी सुना देता हूँ। मैं कहानी के रूप में ज्यादा ईवीएस को पढ़ाता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। भाई दादी नानी चाची ताई हुआ फूफा ये कहानी सुनाया करते थे पहले, अब आपका मास्टर कहानी सुनाता है, उसको सुना करो, इंटरेस्ट लिया करो, और कहानी के माध्यम से आपको भाई 8 से 10% डायरेक्ट सीटेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हाथियों के बारे में जो चैप्टर है इसमें दे रखा था कि जो हाथी का बच्चा होता है उसका वेट भाई अप्रोक्स 200 किलोग्राम होता है, और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम की लघु पत्तियां खा जाता है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल के होते ही अपना झुंड छोड़कर चले जाते हैं, और जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, और इनको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये कीचड़ अपने ऊपर डालते हैं, सूढ़ों भर का पानी अपने ऊपर डालते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी लगती है, उससे ना ठंडक मिलती है। इनके पंखे जो कान होते हैं पंखे की तरह काम करते हैं, इनसे वे हवा करते हैं, और प्रॉब्लम आने पर हाथी एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। आपके चैप्टर में भाई इतना ही दे रखा था, इसके अलावा इसमें नहीं था। ये भी था कि हाथी 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, ज्यादा सोते नहीं है। ये इसकी कहानी है। जिसको कहानी याद है वो कर देगा, जिसको कहानी नहीं सुनी जिसने मेरी नहीं कर पाएगा। तो मेरी कहानी सुनते रहो। कहानी सुनते रहने के लिए ईवीएस की जो क्लास है 4 3rd 4th 5th की चारों मतलब 3 क्लास है, 4th की मैंने 2 पार्ट में कराया है। ठीक है, तो वहां से भाई पढ़ लो, मजा आएगा, वादा करता हूं मजा आएगा। और वहां से क्लासेस देखने के लिए बाद 2 से 3 बार देख लो, आपके क्वेश्चन सभी सही जाने लगेंगे। 90% क्वेश्चन ठीक जाएंगे, 10% गलत जा सकते हैं क्योंकि साइंस का टॉपिक जो है अभी ट्रेंड चेंज हुआ है थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन साइंस के आने लगे हैं। उस पर भी मैंने पीडीएफ तैयार कर लिया है। 20 तारीख को आप लोगों को लाइव 8 बजे वो क्लास करा दी जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो हाथियों के बारे में जो सही कथन है वो चुनना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है, ये ऑप्शन गलत है। अभी अभी मैं बता कर रहा हूं 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा जाता है, ये भी गलत है। यहाँ 100 किलोग्राम आएगा। डाटा को इसने थोड़ा सा घुमा दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन 3 हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, ज्यादा नहीं सोते। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो सही पूछे थे तो सी और डी सही है, इट मींस ऑप्शन ए सही है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी कथन को हमें पढ़ने हैं और कथन पढ़ने के बाद में हमें सही आंसर भाई बताना है। सही आंसर हमें यहां पर बताना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटना, इसके ऑप्शंस भाई थोड़ा सा इसमें गलत था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ देते हैं, इसमें गलती है थोड़ा सा। एक ईवीएस टाइपिंग मिस्टेक थी उसमें। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय जोड़ देना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है भाई आपका, आप लोग अच्छे समझते हैं भाई, यहाँ पर यह समेटिव असेसमेंट से आप समझ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन हो जाता है। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर ध्यान देना चाहिए। रॉन्ग ऑप्शन है भाई, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य देखते हैं। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, और प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री
कवरेज और उद्देश्य, 3 चीज शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यही क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग का करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ये भाई इसमें कुछ गलती थी, पौधे का इसमें कुछ गलती थी भाई, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन गलत थे इस पीडीएफ में, ये 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। 15वें नंबर पे आओ, ये मत कहना छोड़ दी, उनमें गलती थी, गलत मत पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन गलत थे उसमें, बाकी के सही हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 15वें क्वेश्चन में सही ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, उस पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, कारण जो है इसका रीजन जो है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कथन और कारण दोनों ठीक है। ए सही, आर गलत, रॉन्ग हो गया। ए गलत है, रॉन्ग हो गया। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही होगा। 13 का सी जो है सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 15 के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोगों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है भाई। दाब लगाने पर गैस क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, और संपीड़ित होने के बाद उसके जो अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है, यानी पास पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी अभिकथन सही है, इसका कारण भी सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रॉन्ग हो गया। ए इज फॉल्स, रॉन्ग हो गया। A and R are true and R is the correct explanation of A. It means ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कौन सी है? व्यवहारिक गतिविधियों की बात यहाँ पर की गई है। सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? ऑप्शन ए, विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। देखते हैं भाई हो सकता है कि नहीं एक चार्ट पर, ठीक है। ऑप्शन 2, ग्लोब से नक्शा पढ़ाना। ऑप्शन 3, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। और ऑप्शन डी, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तो ये 4 ऑप्शन को जब कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही बेटर है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन के लिए आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद ना तो लाइक एंड शेयर करते चलिए, और भाई शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन की बात की गई है। किसकी? रचनात्मक आकलन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है भाई। तो सीखने के लिए आकलन जो है भाई ये रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। सीखने के लिए आकलन जो है रचनात्मक आकलन का पार्ट होता है। सीखने का आकलन जो है ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। योगात्मक आकलन का ये पार्ट होता है। अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। सीखने के बारे में आकलन ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो ये ए और सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनेंगे, ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। और बी और डी ऑप्शंस की बात करूं तो ये समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन के पार्ट होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन पूछता तो बी और डी ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हो जाते, बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई ये रहा कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन आरंभ करने का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। 4th क्लास की बुक की बात करूं तो उसमें ये दे रखा है मधुमक्खी पालन से रिलेटेड या मधुमक्खियों से रिलेटेड मैंने कंप्लीट आप लोगों को स्टोरी एक सुनाई थी। क्या स्टोरी थी? जो लोग इंटरेस्टेड है भाई दोबारा सुन लीजिए। स्टोरी ये थी कि भाई मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी पाई जाती है। रानी मक्खी का कार्य क्या? वो भाई अंडे देने का कार्य करती है, बाकी कोई भी कार्य नहीं करती। और उसमें कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कुछ खास काम नहीं करते,
और जो श्रमिक मक्खियां होती हैं भाई वो शहद लाने का काम करती हैं। लीची के फूल उन्हें बहुत ज्यादा लुभाते हैं और अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है ये मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। बिहार राज्य की घटना वहां पर बताई गई थी और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है। वहां नेगेटिव ऑप्शन बताना था कि इन ऑप्शंस में से नेगेटिव कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है। तो वहां जो ऑप्शन एक डाला हुआ था कि श्रमिक मक्खियां छत्ते के लिए कुछ कार्य करती हैं, जबकि मैंने बताया था भाई कुछ भी खास कार्य वो नहीं करती, तो वही ऑप्शन वहां पर गलत था। और यहां पूछा है कि समय कौन सा होता है, इजी कर दिया यह क्वेश्चन। तो अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है ये बेस्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन ये रहा, 20 क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने ये रहा कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त हो जाएगा भाई? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, 99% ऑप्शन हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस को अभी हम लोग देख लेते हैं। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, ये ऑप्शन ठीक थोड़ी हो सकता है। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। पाठ्य पुस्तक सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब हम कंपेयर करेंगे ए, सी एंड डी को, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखो, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल करेक्ट है, आपका सर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बट पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए, भाई इसका मतलब भी तो ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें इंक्लूड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। पाठ्य पुस्तक सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुखी, ये इसका मतलब भी यही हो गया। और ये वो कैसी होनी चाहिए जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता को अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो भाई करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपका जो है भाई इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा, इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। डेली हो या मंथली, वीकली करंट अफेयर आपको यहाँ मिलता रहता है। पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, हर एक वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स विद PYQs एंड 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ ₹99 रहने वाली है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 99। दोनों के कोई लेना चाहेगा तो 149 में आप लोगों के लिए अवेलेबल ये रहेगा। 149 में आप लोगों के लिए अवेलेबल ये रहने वाला है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 की। 21वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि थीम यात्रा, मैंने आप लोगों को बता रखा है भाई जो आपका ईवीएस है उसको थीम में बांटा गया है, जिसमें 6 थीम दे रखी है। पहली थीम है परिवार व मित्र, उस थीम के अंदर पहली जो थीम है उसके अंदर 4 उप थीम है। पहली थीम जो है उसके अंदर 4 उप थीम है और थीम और उप थीम मैंने आपको करा रखी है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, लर्न कर लेना भाई, ठीक है। तो थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में दर्शाता है। यात्रा जो है रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में दर्शाता है। तो ऐसे ही भोजन थीम को कौन पूरा करेगा? ऐसे ही भोजन थीम को कौन पूरा करेगा? किसान, एग्रीकल्चर फार्म्स, जंगल या दुकानदार। तो कौन पूरा करेगा भाई? एग्रीकल्चर फार्म जो है ये पूरा कर देगा। बी, 21 का बी, 21 क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन जो है आपका ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 22, 22वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने आ चुका है भाई। 22 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट या फोन कॉल? फोन कॉल चल जाएगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलेंगी। ईमेल नहीं चलेगा, ये गलत हो गया। त्वरित संदेश, ब्लॉग नहीं चलेगा, तो यानी कि ये करेक्ट बनेगा, ए बनेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशंस, फोन कॉल्स, ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। 22 का ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 23। अनीता क्या कर रही है? परिवार थीम को पढ़ाने के लिए
एक इकाई योजना तैयार करती है, एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा? अनीता क्या करती है? परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो यहां पर देखेंगे भाई ऑप्शन ए परिवार का जो शीर्षक बनेगा संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृतियों के रूप में इकाई, ये हो गया। ऑप्शन बी परिवार घनत्व परिवार। ऑप्शन सी परिवार के प्रकार एवं एकल और संयुक्त। ऑप्शन 4 एकल परिवार के भीतर संसाधन। तो करेक्ट जो बनना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर ए, जो बड़ा हुआ टिक कर दो, समझ में ना आए तो कहीं कहीं तो कब फिट बैठता है। तो परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में क्वेश्चन 23 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने ये रहा। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ, तो भाई रिपीटेड है भाई, ये कराया था क्या? हाँ ये आंसर इसका रिपीटेड है भाई, 24 क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है भाई आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 है भाई। क्वेश्चन 25, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? भाई नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है, नहीं आपको बताना कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही बताना है, जो नहीं है वही बताना है। कक्षाओं की दिशाओं की पहचान करना ये तो है भाई। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना ये भी है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों का स्वामित्व, भेदभाव। ये क्या हो गया भाई? समाज की प्रथाओं से संबंधित, ये लर्निंग यहां पर कुछ नहीं हुई। सीखने सिखाने का परिणाम भाई ये नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा? आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना और संसाधनों का स्वामित्व, भेदभाव। ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ये गलत है। ऑप्शन डी कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों को नियमों का अवलोकन, ये भी सही है। तो जो सही वाले हैं भाई वो हो जाएंगे गलत, जो सही वाले हैं वो गलत हो जाएंगे और जो गलत था वो सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया था। क्योंकि यहां पर आप लोगों ने देखा है नकारात्मक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है। नेगेटिव ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा वो हमने बता दिया है, सी होगा और सी ही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा भाई दे रखा है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियां और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। किनको समझाने के लिए? विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसा आपका मास्टर प्रयोग करता है कहानियां, ऐसे ही शीतल भी करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं को प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तर्क जो है वो क्या है? सबसे उपयुक्त तर्क उन्होंने क्या दिया है? क्या दिया है भाई कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना गलत हो गया भाई। पाठ्यक्रम पूरा करना टारगेट थोड़ी होना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत की विविधता के बारे में जागरूक कराना, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन आंसर। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, जहां जहां ए ओ से उड़ा दो। इन दोनों ऑप्शन में ए था, एलिमिनेट कर दो। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत कि हमने एक ऑप्शन पकड़ा, उसको एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने के बाद हमने बाकी ऑप्शंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हम एक गलत ऑप्शन पर पहुंच चुके थे, एक गलत ऑप्शन पर पहुंच चुके थे, बाकी ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। और चांसेस प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2, चांसेस हो जाते हैं 50-50 कि आपका आंसर करेक्ट बनेगा। इसीलिए ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और टिक करने से पहले ऑप्शंस को रिजेक्ट करना आप लोग सीखिए। सीटेट में बहुत बेहतरीन आप लोग स्कोर करेंगे अगर आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करके आते हो तो। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने बताया था आपका जो ईवीएस का जो सिलेबस है वो थीम में डिवाइड है, और थीम कितनी है? 6 थीम है, और उसमें 4 उप थीम है। पहली थीम के अंदर 4 उप थीम आ जाती है, ठीक है भाई। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है, गलत हो गया। ए गलत है, आर सही है, गलत हो गया। ए और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस भाई व्याख्या नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। व्याख्या नहीं करता तो इसलिए ये ऑप्शन भी आप लोगों को क्या बन जाएगा? रॉन्ग यहां पर बन जाएगा। जब ये ऑप्शन रॉन्ग है तो एक ही बचता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 27 का डी ऑप्शन, 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट बनेगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है
आपका करेक्ट बन जाएगा। अगले पर आते हैं भाई क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। तो चाहे एनसीएफ 2005 हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की 2005, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इनके अनुसार भाई कक्षा का वातावरण जो है, कक्षा को बाहर ही वातावरण से जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा भाई क्वेश्चन 28 के लिए जो बेस्ट आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर से जीवन के जोड़ने में मदद करना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यहाँ पर 28वें के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है भाई क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 है भाई कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या है भाई ये? परीक्षण और त्रुटि है, खोजपूर्ण प्रश्न है, कंडीशनिंग है, या चेनिंग है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये क्या है? ये क्या है भाई? तो ये क्या है? ये हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है भाई? खोजपूर्ण प्रश्न ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोबिंग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भाई। प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट पर जाकर ईवीएस का भाई पहले कंटेंट तैयार करो आप लोग, जो क्लास 3rd, 4th, 5th के एनसीईआरटी उससे पढ़ लो। 203 बार वीडियो देख लो, 2 से 3 बार देख लो। पहले 2 बार नॉर्मल देखो, फिर स्पीड बढ़ाकर देख लो और लर्न करने की कोशिश किया करो। जैसे आपने आज एक वीडियो देखा, उसको ये देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो। जब ऐसे पढ़ोगे चीजें भाई स्कैन हो जाएंगी आपके माइंड में, स्कैन एक एक वर्ड स्कैन हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जो पढ़ा रखा है ना, वर्ड टू वर्ड जो पेपर पूछा जाता है, जिस तरीके से स्टेटमेंट में पूछा जाता है वही पढ़ा रखा है और वहीं से आएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ईवीएस में 30 में से 30 आपको मैं मार्क्स दिलाकर रहूंगा। बिल्कुल भी परेशान आप लोग मत होना। पूरे 30 में 30 आएंगे आपके ईवीएस में। सबसे बेस्ट स्कोर जो रहेगा आपका ईवीएस में रहेगा, इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। ठीक है, मैथ्स भी कराऊंगा, सीडीपी भी कराऊंगा, हिंदी पेडागोजी भी कराऊंगा। बस संस्कृत इंग्लिश वाले थोड़ा सा भाई अपना देख लेना। ठीक है, संस्कृत वाले थोड़ा सा अपना देख लेना, और नोट्स प्रोवाइड संस्कृत और इंग्लिश की भी मैं करा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है कि निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। ए और बी पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, ये ऑप्शन सही है। बट ऑप्शन नंबर ए या कथन ए की मैं बात करूं, इसमें क्या किया है, एग्जामिनर बहुत चालू बनने की कोशिश कर रहा था और इसने यहां पर 2 ऑप्शंस को मिक्स कर दिया। 2 ऑप्शंस को मिक्स कर दिया जिससे हम लोग उत्तर को जल्दबाजी में गलत करें। लेकिन हमने भाई एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड हमें एनसीईआरटी पता है कि उसमें कहां क्या लिखा है और कौन सा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, तो हम लोग गलती करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे आप समझिए। यहां पर मैंने बताया कि इसने 2 ऑप्शंस को टिक मैच कैसे किया। देखिए यहां देखिए, मनाली में ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। मनाली में घर कैसे होते हैं, पत्थर के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। तो ये मनाली की पहचान हो गई। अब इसने जो दे रखा है कि मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर, ये यहाँ के नहीं है भाई। ये कहाँ के होते हैं, ये होते हैं असम के। ये घर होते हैं असम के, और असम के बारे में मैंने पढ़ाया था कि यहां बारिश बहुत अधिक होती है और यहां के जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बांस के बने होते हैं। तो ये घर जो है असम के घरों की पहचान थी। ये जो घर थे असम में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग, ए रॉन्ग है। तो कथन ए गलत है।
ए इज करेक्ट, रॉन्ग हो गया, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ये सही है भाई, ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट आपका बन जाएगा। तो ये था भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा, पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां आपको पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह वगैरह सब कुछ वहां पर मिलता रहता है, हर वीडियो का लिंक भी मिलता है। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट को आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा आपको भाई प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे भाई आपको ₹99 में, एक पेपर के। पेपर 2 के लोगे तो भी 99, दोनों के लोगे 149, दोनों के लोगे 149 में नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना, बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।